हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं लेसन नंबर 6 की लास्ट सेकंड वीडियो। यानी कि इसके बाद सिर्फ एक वीडियो और बनाऊंगा, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, और साथ ही हमारा कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा इस सीरीज का। फिर से लॉन्ग पेपर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिन बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस कंप्लीट सिलेबस के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके नोट्स परचेज कर सकता है। आई बात समझ में? तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट के ऊपर। अभी क्या होता है इसको धीरे धीरे समझने के ऊपर हम कोशिश करेंगे, ठीक है। उससे पहले भाई मैं बता देता हूं कि अब ना हर दिन हर शाम को मैं एक पेपर एनालाइज करूंगा जो अलग एग्जाम्स में हो चुका है। यानी कि एक पेपर तो इग्नू का हुआ था अभी अभी, उसको डिस्कस करेंगे आज के शाम की वीडियो में, ठीक है। फिर एक पेपर था एनसीवेब का, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम मानता हूं थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी है, ग्राफ्स भी है और न्यूमेरिकल्स भी है, तो आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। आई बात समझ में? ठीक है। और कैसे हमें एग्जाम समझना है, कैसे एग्जाम देना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे जब मैं पेपर सोल्व करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जहां हमें बात करनी है शॉर्ट रन कॉस्ट के ऊपर। तो देखो बिजनेस में ना दो तरह के वो होते हैं, क्या टाइम पीरियड। एक तो होता है शॉर्ट रन टाइम पीरियड और एक होता है लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो शॉर्ट रन का मतलब क्या है, जब टाइम पीरियड क्या हो हमारे पास कम है ना, जब टाइम पीरियड क्या हो कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन। यानी कि शॉर्ट रन में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये सोच के चलता है कि वो अपनी एक चीज को फिक्स रखेगा, एक चीज में चेंज करेगा। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना है तो वो कैपिटल को फिक्स रखेगा, लेबर में चेंज करेगा। आई बात समझ में? लेकिन इन लॉन्ग रन, अगर मैं लॉन्ग रन में बात करूं, इनके लंबे टाइम पीरियड में बात करूं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन सोचता है कि अगर मुझे अपना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना है तो मैं दोनों चीजों को चेंज करूंगा, कैपिटल को भी और लेबर को भी। आई बात समझ में? ठीक है। अब आगे देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इन लॉन्ग रन इट इज assumed that the firm has enough time, मतलब फर्म के पास काफी टाइम है क्योंकि उसे लंबे टाइम तक बिजनेस करना है, enough time to vary amount, कि अपने अमाउंट में चेंज कर सके, amount of all inputs as much as necessary, मतलब जो जो इनपुट को यूज कर रहा है उन सब में चेंज करेगा धीरे धीरे। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो कि कोई भी एक कोचिंग सेंटर है, मैं अपना एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं दो टाइम पीरियड की, एक शॉर्ट रन की एक लॉन्ग रन की। जब शॉर्ट रन मतलब मुझे सिर्फ अपना सर्वाइवल देखना था, जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में अपना सर्वाइवल देखना था, तो मैंने क्या चीज समझी कि पहले मैं एक छोटी जगह लूंगा, ठीक है, जहां पे मैं इसको शुरू करूंगा ताकि बच्चे पहले क्या है थोड़े कम आएंगे, मेरे को पता था, ठीक है। तो मैंने एक छोटी जगह ली, फिर मैंने क्या किया वहां पे चेयर्स वगैरह लगाई, फिर मैंने देखा बच्चे और बढ़ रहे हैं लेकिन मेरे पास एक प्रॉपर जगह है, वहां पे बच्चे आ जाएंगे वो, तो मैं करूंगा सिर्फ चेयर्स बढ़ाऊंगा, अपनी स्पेस नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ चेयर्स बढ़ाऊंगा ताकि बच्चे बैठ पाए। इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करनी शुरू हुई। तो मैंने देखो अभी भी क्या चीज फिक्स कर रखी है, फिक्स कर रखा है अपना स्पेस, अपना रेंट, है ना। और चेंज किसमें कर रखा हूं मैं, चेंज किसमें कर रहा हूं अपने बाकी रॉ मटेरियल्स में, कि चाहे वो चेयर हो, ठीक है, जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली उसमें चेंज कर रहा हूं। तो ये हो गया शॉर्ट रन का कंसेप्ट। लेकिन जब मैं लॉन्ग रन में मेरे साथ और बच्चे जुड़ते चले जाएंगे तो मेरे को स्पेस बड़ा चाहिए होगा, तब मुझे दोनों चीजों को चेंज करना पड़ेगा, अपनी नंबर ऑफ चेयर्स भी इंक्रीज करनी पड़ेगी और एक प्रॉपर स्पेस भी चाहिए होगा जिसमें सारे बच्चे आ जाए। आई बात समझ में? इस तरीके से कोई भी बिजनेस काम करता है, शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर। अब बात आती है कि भैया इस चीज से प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे बिजनेस के ऊपर, उसको हम समझने के ऊपर बात करते हैं। तो पहले देखते हैं लॉन्ग रन होता क्या है। तो इट इज एज्यूम्ड दैट द फर्म हैज इनफ टाइम, जब फर्म के पास इनफ टाइम हो, वो सोच के बैठा है कि मेरा बिजनेस तो डूबेगा ही नहीं, ये ग्रो करता चला जाएगा। टाइम टू वेरी यानी कि चेंज कर सकता है वो अमाउंट ऑफ ऑल इनपुट्स, अपने सारे इनपुट्स का एज मच एज नेसेसरी, जितना जरूरी है उतना। अब लेकिन शॉर्ट रन में क्या होता है, इसका उल्टा, अमाउंट ऑफ एटलीस्ट वन इनपुट इज कंसीडर्ड टू बी फिक्स, जब वो अपने एक इनपुट को फिक्स मान ले, एज इट्स अमाउंट कैन नॉट बी इजीली चेंज, कि उसका अमाउंट इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कैपिटल चेंज नहीं करेगा वो, ठीक है, सिर्फ लेबर को चेंज करेगा। तो फर्म वर्क्स विद गिवन कैपिटल, फर्म वर्क किसमें करेगी, गिवन कैपिटल में, एंड कैन ओनली चेंज लेबर, और सिर्फ क्या चेंज करेगी, अपने लेबर को, ठीक है। अब देखो मैंने ऊपर लिखा भी है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे,
कि ये फंक्शन है शॉर्ट रन का, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल क्या है, फिक्स, ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कैपिटल क्या है, फिक्स, कि कैपिटल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है तो आप सिर्फ लेबर में बदलाव करोगे। अब ये फंक्शन है लॉन्ग रन का, इसमें क्या हुआ कि अगर आपको बिजनेस में लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करना है लॉन्ग रन के अंदर, तो आपको कैपिटल के साथ साथ लेबर भी चेंज करनी पड़ेगी। आई बात समझ में, क्योंकि लेबर की चेंज तो हम यहाँ पे भी कर रहे थे, यहाँ पे हम लेबर के साथ साथ कैपिटल को भी चेंज कर रहे हैं, कैपिटल भी इंक्रीज करेंगे अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है लॉन्ग रन में। तो अब आते हैं आगे नीचे। अब शॉर्ट रन में क्या हुआ, इन शॉर्ट रन फर्म कैन वेरी अमाउंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके पास क्या होता है, ठीक है, वेरी यानी कम अमाउंट होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का, मतलब कम चेंज कर सकता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को। इट हैज लेस फ्रीडम, उसके पास कम फ्रीडम होती है टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या होती है, देखो कॉस्ट को, बिजनेस को कम करना आना बहुत जरूरी है, कि कॉस्ट होती है बिजनेस में खर्चा कितना आ रहा है। और मैं ऑलमोस्ट जब भी वीडियोस बनाई मैंने ये बात करी है कि प्रॉफिट बढ़ाने के मात्र दो तरीके होते हैं, या तो अपना अमाउंट हाई रखो कि लोग आपको ज्यादा पे करें, ठीक है, या फिर लेकिन वहां पे हमारी लॉ ऑफ डिमांड करके हमें नुकसान ही होता है जब हम प्राइस बढ़ाते हैं, तो या फिर आप क्या कर दो, अपनी कॉस्ट कम कर दो। अब बात समझ में, तो हमें बात करनी है कॉस्ट मिनिमाइजेशन के ऊपर। तो इसने क्या बोला कि अगर हम शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हैं तो हमारे पास कम फ्रीडम है, क्योंकि हम कम चीजों में चेंज कर सकते हैं, हम सिर्फ लेबर में चेंज कर पाएंगे, कैपिटल में तो चेंज कर ही नहीं पा रहा, और भी तो फैक्टर्स होते हैं उनमें चेंज नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मिनिमाइज इट्स कॉस्ट, तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन हमारा अपने आप ही क्या होता है, कम हो जाता है। अब यहां पर देखो, शॉर्ट रन कॉस्ट विच आर हायर और इक्वल देन लॉन्ग रन कॉस्ट, मतलब लॉन्ग रन में एक बिजनेस में जो खर्चा आ रहा है ना, वो शॉर्ट रन से कम आता है या फिर बराबर आता है, लेकिन कभी भी ध्यान रखना एक बात का, लॉन्ग रन में कॉस्ट कभी ज्यादा नहीं आएगी किसी बिजनेस की, ठीक है, कभी भी लॉन्ग रन में कॉस्ट जो है शॉर्ट रन से ज्यादा नहीं आएगी, या तो कम आएगी, ठीक है, या फिर बराबर आ सकती है, कि शॉर्ट रन भी सेम कॉस्ट आ रही है और लॉन्ग रन में भी सेम कॉस्ट आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक शॉर्ट रन का वो लिखा हुआ है फंक्शन, ये क्या लिखा हुआ है, QVWK, ये अलग तरह के तीन इनपुट है, ये के हमारे पास क्या है, कैपिटल जो हमने फिक्स किया हुआ है, बराबर होगा। अब मान लो फिक्स कैपिटल कितना है, 100 है, तो 100V प्लस में WQ² अपॉन में 100, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा इस केस में, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का। अब यहां पर देखो एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज को हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट कॉस्ट, है ना, कि एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करने पे कितना कॉस्ट आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर यूनिट कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट क्या हुआ, पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की, मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट रन के अंदर। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं एक एडिशनल यूनिट और प्रोड्यूस करना चाहता हूं तो मुझे लेबर की कितनी क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि एडिशनल जब भी प्रोड्यूस करना होगा तो उस पर कितना और लेबर लगेगा, कितना और खर्चा आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। इट इज रेट एट विच टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस, जहां पे टोटल कॉस्ट हमारा इंक्रीज होता है एज द फर्म प्रोड्यूसेस वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, जब फर्म एक और यूनिट बना सकती है अपने आउटपुट की। अब यहां पर देखो, यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है मार्जिनल कॉस्ट का। तो क्या करना होता है, सिंपल है, आपके पास टोटल कॉस्ट है, आप उसका डेरिवेटिव कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, आपका आंसर अपने आप ही आएगा। देखो ये रहा, टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ पे देखो कॉस्ट का डेरिवेटिव क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, जहां पे QVW था, बात है कैपिटल क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे भाई कैपिटल तो फिक्स्ड है और फिक्स यानी कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसलिए हमने वो लिया ही नहीं। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। अब मैं बात करूं इन कोब डगलस फंक्शन के बारे में, इसको मैंने समझा था जब मैं पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, और मैंने क्वेश्चन ऐसा भी लिखा हुआ है, शाम को डिस्कस करूंगा, जहां पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं। तो भाई आप जो भी वीडियो देखते हो वो प्रॉपर चीजें आपको याद होनी चाहिए एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए, आई बस समझ में, इस बात का भी ध्यान रखना। अब यहां पे देखो, तो कोब इन कोब डगलस फंक्शन, जहां पे हमारा सी क्या है, QVW, तो हमारा फॉर्मूला ये था 2Q W की पावर 1/2 V की पावर 1/2, ठीक है। आपको निकालना है क्या है, AC निकालना है। तो देखो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ये रहा, इसको मैं Q से डिवाइड कर दूंगा, AC आ जाएगा। AC क्या होता है, पर यूनिट आउटपुट। जैसे मान लो कि मेरा कॉस्ट आया 100 रुपए, जब मैं ऐसे ऐसे 5 मार्कर बना रहा था, ठीक है, मुझे निकालना है कि एक का कॉस्ट कितना आएगा, एक का कॉस्ट निकालना है तो 100/5, तो 20 रुपया कॉस्ट आया, यानी कि 20 रुपया खर्चा आया मार्कर बनाने के ऊपर। तो क्या मैं 20 से कम बेचूं इस मार्कर को, नहीं, मुझे लॉस हो जाएगा, तो 20 से फालतू बेचूंगा, वो डिपेंड करता है कितने बेचूंगा, बाकी मार्केट कंपटीशन से, और दूसरा मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है, इससे हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे।
अब आगे देखते हैं। अब एसी का फॉर्मूला आ गया, एमसी का फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है। जब हमारा टोटल फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव कर दो क्यू के रिस्पेक्ट में। देखो कर रखा डेरिवेटिव क्या, क्यू के रिस्पेक्ट में। हमारा क्या आ जाएगा, एमसी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। क्योंकि मार्जिनल जब भी निकालना होता है हम डेरिवेटिव करते हैं। अगर मान लो आपको टोटल रेवेन्यू दे रखा है, आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, कर दो भाई डेरिवेटिव। आपके पास टोटल कॉस्ट है, आपको निकालना है मार्जिनल कॉस्ट, कर दो उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में। अगर आपको निकालना है, मान लो सपोज को टोटल प्रॉफिट है, मार्जिनल प्रॉफिट निकालना है, कर दो भी डेरिवेटिव। तो हम इन सारे केसेस में मार्जिनल निकाल सकते हैं बस डेरिवेटिव की हेल्प से। अब आते हैं ग्राफ के ऊपर। अब ये रहा ग्राफ। अब मैं आपको इन ग्राफ को ना देखो ध्यान से समझ आएगा आपको इन सारे ग्राफ्स को। यहाँ पे क्या है, टीसी यानी कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट देखो ये रहा, ये ऊपर शुरू हुआ है। टोटल कॉस्ट ऊपर से शुरू क्यों हुआ है उसको समझते हैं। क्योंकि टोटल कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है बिजनेस की। आप बिजनेस चलाओ चाहे मत चलाओ, आपका वो कॉस्ट लगना ही लगना है, ठीक है, जब तक आप प्रॉपर उस बिजनेस को बंद नहीं कर देते। अगर कुछ टाइम के लिए बिजनेस रुका गया है तो भी आपको खर्चा आएगा। जैसे मान लो कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उसका क्या नाम है यहाँ पे क्या नाम, उसने कोई जगह ले रखी है तो जगह रेंट पे होगी। अगर उसने उसे बंद भी कर दिया तो भाई रेंट तो लगी रहे ना, तो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। इसलिए टीसी कभी ऊपर से शुरू होता है, इसका ध्यान रखना। दूसरा टीसी बाद में नीचे से भी शुरू हो गया, वो कैसे, जब हमारा टोटल कॉस्ट जीरो हो जाए तब वो नीचे शुरू होता है, ठीक है, इनकी फिक्स्ड कॉस्ट कुछ है ही नहीं। आई बात समझ में। और कई बार हम इसको टीवीसी ही बोल देते हैं, क्योंकि टीवीसी होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और ये जब बढ़ता है जब हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, और अगर प्रोडक्शन जीरो हो गया तो टीवीसी भी जीरो हो जाएगा। सपोज करो वेरिएबल कॉस्ट में एग्जांपल दिया रॉ मटेरियल का। अब मैंने मशीनें वगैरह लगा दिया मार्कर बनाने के लिए, पर मैं मार्कर बना ही नहीं रहा, तो क्या रॉ मटेरियल खर्च हो जाएगा? अपने आप रखे रखे प्लास्टिक घिस जाएगा, तो हुआ नहीं। तो रॉ मटेरियल मेरा खर्च नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैं प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा। तो उस केस में हमारा टीवीसी क्या होता है, जीरो ही शुरू होता है। अब मैं बात कर रहा हूं एसी और एमसी की। यहाँ पे एसी और एमसी बराबर है, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये हमारा उसका ग्राफ है, और ये हमारा एसी और एमसी के रिलेशन वाला ग्राफ है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था और समझाया भी था आप लोगों को। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट फंक्शन में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, उनको पढ़ते हैं। और इसके बनाऊंगा आखिरी वीडियो इस सीरीज की, जिसके साथ हमारे सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। इसमें हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। यहां हम बात कर रहे हैं कॉस्ट मिनिमाइज कैसे करें, वहां हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करें। जिसमें से एक पार्ट ये भी होता है कि अगर आपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर लिया, प्रॉफिट आपका अपने आप ही बढ़ेगा। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट फंक्शन में, होमोजेनिटी डिग्री, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कॉस्ट मिनिमाइज करना है तो इसकी डिग्री होती है 1। अब यहां पे अगर आपको कॉस्ट मिनिमाइज करना है तो आपको रेशियो होता है ना इनपुट प्राइस का, वो MRTS के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का रेशियो हम अगर चेक करें इनपुट प्राइस के हिसाब से तो वो MRTS के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा कॉस्ट मिनिमाइज आएगा, वरना नहीं आएगा। MRTS उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अगर आपके इनपुट प्राइस का रेशियो MRTS के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप गलती कर बैठोगे। और यहाँ पे एक बात और होती है, डिग्री 1। और ये होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूं आप लोगों को। देखो अगर इनपुट आपका अगर रेट बढ़ जाएगा तो आउटपुट का रेट आपको अपना भी बढ़ाना पड़ेगा। सपोज करो मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने 10 रुपए का मार्कर बनाया, बेच रहा हूं 20 रुपए में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज करो ये 10 में मार्कर बनाया, 10 रुपए लगे ना मार्कर बनाने में, लेकिन अगर 10 रुपए का मार्कर अब बनाने का कॉस्ट आ रहा है 20 रुपए, हो सकता है प्लास्टिक महंगा हो गया हो सकता है इंक महंगी हो जाए, तो मुझे अगर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है तो मुझे प्राइस भी अपने आप ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैं सर्वाइव कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये होती है होमोजेनिटी की, अगर इनपुट के रेट बढ़ गए तो हमें आउटपुट के रेट अपने आप ही बढ़ाने पड़ेंगे, वरना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे बिजनेस में। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे फिर हम? क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, कॉस्ट और रिवेन्यू के बीच का मार्जिन। और अगर कॉस्ट और रिवेन्यू सेम हो गया तो मार्जिन बचेगा ही नहीं, तो प्रॉफिट कैसे कमाओगे? ये तो वही बात होगी, जितने में बनाया जितने में लाया उतने में बेच दिया। आई बात समझ में? तो उस किस्म दिक्कत हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। दूसरा क्या होता है, टोटल कॉस्ट फंक्शन आर नॉन डिक्रीजिंग। टोटल कॉस्ट जो होता है ना, ठीक है, फंक्शन का, वो नॉन डिक्रीजिंग होता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो टोटल कॉस्ट मेरा बढ़ता जाएगा, घटेगा तो नहीं ना, टोटल कॉस्ट लगातार बढ़ता रहेगा। हम उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन को बढ़ाओगे टोटल कॉस्ट बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, टोटल कॉस्ट फंक्शन आर कनकेव इन इनपुट प्राइसेस। देखो ये लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट जो होता है ना वो कनकेव होता है। देखो ये कनकेव ग्राफ, कनकेव होता है इनपुट प्राइसेस के हिसाब से, ठीक है। ये होगी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। अब आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। लास्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन इन इंक्रीजिंग।
इन लिखा हुआ है यहाँ पे, इजी लिख लेना। एवरेज कॉस्ट फंक्शन हमेशा इंक्रीज करता रहता है कि एवरेज कॉस्ट लगातार क्या होगी, बढ़ती रहेगी। आई बात समझ में, ठीक है। इज इंक्रीजिंग इन डब्ल्यू एंड वी बट मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर जो बात होती है ना वो गिर भी सकती है। अब बात करें मार्जिनल कॉस्ट क्यों गिरेगी, कई बार ना देखो बिजनेस में ना प्रॉफिट, मैंने बोलता है कॉस्ट मिनिमाइज करना है, लेकिन कॉस्ट मिनिमाइज करने के बार कुछ प्रोड्यूसर्स बेकार तरीका अपना लेते हैं। बेकार तरीका अपनाने का मतलब क्या है कि वो कुछ चीज प्रोड्यूस करे, उसमें नकली सामान लगा देना, बेकार घटिया चीजें लगा देना, इंफीरियर वस्तुओं का यूज करना। तो एक सिंपल सी बात है, जब मार्कर बना रहा हूं 20 रुपए का, इसका ढंग का मतलब देखो 20 रुपए का मार्कर है। अब कोई भी जो कंज्यूमर है वो अंदर घुस के चीज के नहीं देखता है। अब मान लो 20 रुपए का मार्कर है, उसका जो खर्चा 10 रुपए आ रहा है। अब प्रोड्यूसर ने क्या देखा कि कई कंपनीज है ना, मतलब एक नकली सामान आ रही है जो मैं इसके अंदर लगा सकता हूं, जिससे मार्कर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे आजकल आप देख रहे होगे जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, चाहे फोन हो, टेक्नोलॉजी की जितनी चीजें सामान हो, वो सब ना मैक्सिमम एक साथ चलते हैं। एक बार उनका गारंटी पीरियड निकल गया, वारंटी पीरियड निकल गया, उससे तो खराब है वो सामान। ऐसा क्यों होता है, एक सिंपल सी बात है, अगर पुराना सामान खराब नहीं होगा तो लोग नया सामान लेंगे क्यों। तो आजकल जो है ना ड्यूरेबिलिटी वो कम हो गई है हर चीज की, 1 साल 2 साल 5 साल, उसका तो खराब हो जाता है, क्योंकि वरना तो नई चीजों की प्रोडक्शन हो रही है, वो लोग लेंगे ही नहीं। अगर फोन हमारा 1 से 2 साल में खराब ना हो तो लोग नया फोन क्यों लेंगे, वो वही फोन यूज करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो ना ऐसी चीजें यूज करते हैं जो कम टाइम पीरियड में क्या हो जाए, चले तो अच्छा लेकिन कम टाइम पीरियड में खराब हो जाए, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को दोबारा खर्चा करना पड़े उस चीज के ऊपर, ठीक है। और ऐसे केस में बहुत सारी कंपनीज नकली चीज को यूज करते हैं और तब उनका मार्जिनल कॉस्ट गिरता भी है बढ़ने की बजाय। आई बात समझ में। मिलते हैं भाई फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, जहां मैंने बात करी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के कंसेप्ट के ऊपर, और अब मैं बात करूंगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। और साथ साथ अब हम डेली एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार ले, मैं बोर्ड के सामने से।